नमस्कार, मैं हूं नीरज। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उस भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर, मंदिर के संभावित आर्किटेक्ट को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं तो उनके दौरे के फाइन प्रिंट्स को लेकर हर तरफ दिलचस्पी दिखाई दे रही है और मीडिया इससे जुड़ी हर खबर को कवर भी कर रहा है। लेकिन इस मौके पर जिस एक शख्स को सबसे ज्यादा याद किए जाने की जरूरत है, उस शख्स का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के हीरो थे। वो बीजेपी की चुनावी पॉलिटिक्स के आर्किटेक्ट हैं और जो बीजेपी की कल्चरल नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी है वो उसका चेहरा है। अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आडवाणी जी को याद किया जाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि 1990 में जब उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर, देश भर में उसे लेकर माहौल बनाने को लेकर जब यात्रा शुरू की थी, तो उस यात्रा ने हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर बहुत बड़ा असर डाला था। और शायद उसी का नतीजा है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें लेने वाली बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 303 सीटें लोकसभा में उनके पास हैं और फिलहाल सबसे असरदार पार्टी देश की बीजेपी को कहा जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से ही। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत में हुआ था। वो सिंध प्रांत जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची में वो स्कूल गए, सिंध में वो कॉलेज गए और जब आडवाणी की उम्र तकरीबन 20 साल रही होगी, उस वक्त भारत आज़ाद हो गया 1947 में। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार जो है वो मुंबई आ गया और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने शुरुआती दिनों में पत्रकारिता की और लेकिन वो जनसंघ से बिल्कुल शुरुआत से जुड़ गए थे। भारतीय जनसंघ जिसकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसकी स्थापना की थी 1951 में, देश की आज़ादी के तकरीबन 4 साल बाद, तो लाल कृष्ण आडवाणी उसके शुरुआती सदस्यों में थे। 1977 में जनता पार्टी बनी थी। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसका विरोध करने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। और 1977 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में इंदिरा गांधी को देश की सत्ता से बाहर होना पड़ा और मोरारजी देसाई की अगुवाई में, यानी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जनता पार्टी ने सरकार बनाई और लाल कृष्ण आडवाणी उस सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई थी जनसंघ के बाद। और लाल कृष्ण आडवाणी शुरुआत से ही बीजेपी के बिल्कुल जो कहते हैं कि आगे की पंक्ति के, अग्रिम पंक्ति के नेताओं में थे। और बीजेपी ने फिर जो हिंदुत्व की राजनीति का एक चैप्टर शुरू किया हमारे देश में, आडवाणी उसका प्रमुख चेहरा थे। ये प्रयोग आडवाणी का काफ़ी सफल भी रहा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी 1984 में सिर्फ 2 सीटें लाई, लेकिन उसके बाद उसका सफ़र बहुत तेज़ी से चढ़ते हुए ग्राफ का रहा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा और किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी का उसमें योगदान रहा। हम शुरुआत करते हैं, चूंकि राम जन्म भूमि पे मंदिर के भूमि पूजन का इवेंट है, तो हम शुरुआत करते हैं उस राम मंदिर आंदोलन की जो लगभग 30 साल पहले हुआ था। और आज की युवा पीढ़ी उसे उस रूप में शायद नहीं जानती होगी कि किस तरह से पूरे देश में एक हलचल पैदा करती थी और आडवाणी की उस रथ यात्रा ने कैसे राम मंदिर को, अयोध्या को देश के गली कूचों में बने हुए घरों तक पहुंचा दिया था, आम जनमानस की जुबान पर ला दिया था। कम से कम हिंदी पट्टी के राज्यों के बारे में तो हम ये बात कह ही सकते हैं। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने बुनियादी तौर पर राम मंदिर आंदोलन को तेज़ किया, लेकिन कोई जिसे कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल बैकअप नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकअप उस आंदोलन को नहीं था। उसी वक्त बीजेपी का निर्माण हुआ था। बीजेपी ने एक तरीके से उस आंदोलन को अपने उस आंदोलन को उठाया। आडवाणी उस मौके को उन्होंने बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन होने के नाते वो समझ गए थे कि आने वाले वक्त की राजनीति को मैं इस आंदोलन के ज़रिए एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, एक दिशा दे सकता हूँ। तो उन्होंने इस आंदोलन को
इस आंदोलन का वो चेहरा बने। ये भी एक बड़ी खास बात है जो आडवाणी के पक्ष में कही जाती है, उनकी तारीफ में कही जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें बीजेपी में नंबर 1 माना जाता है और आडवाणी को नंबर 2 माना जाता है, तो वाजपेयी ने यह तय किया कि वो स्टेट्समैन की भूमिका में रहेंगे, यानी कि वो जो एक हिंदूवादी चेहरा है, एक कट्टर चेहरा है, वो अपना वो चेहरा वो नहीं बनेंगे। तो आडवाणी ने यह फैसला किया कि नहीं, वो चेहरा मैं बनूंगा, सेकुलर बहसों में, धर्मनिरपेक्षता की बहसों में होने वाली जो तमाम आलोचना है वो मैं झेलूंगा, और लेकिन इसके बावजूद भी मैं पार्टी में नंबर 2 बना रहूंगा, नंबर 1 के लिए, पहले नंबर के लिए कभी क्लेम नहीं करूंगा। 1995 में लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद ये घोषणा की थी कि हमारी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और सब लोग हैरान भी रह गए थे और आडवाणी की इस बात को लेकर काफ़ी तारीफ भी हुई थी। तो खैर हम वापस चलते हैं 1989 में, जब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को शामिल किया, और उसका असर ये हुआ कि 1984 में सिर्फ 2 सीटें लाने वाली बीजेपी को 1979 में सीधे 85 सीटें मिली, 85 सीट, 2 से सीधा 85 सीट्स का जंप। और इसके बाद तो आप समझिए कि राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के डीएनए में शामिल हो गया, और वो जोर शोर से वो हिंदुत्व की राजनीति और मंदिर आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो शुरू कर दी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, जैसा कि मैंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक यात्रा शुरू की थी। असल में इससे पहले पालमपुर में एक कार्य समिति की बैठक हुई बीजेपी की 1989 के नवंबर में। उसमें एक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया, और बीजेपी ने एक पार्टी के तौर पर साफ ये ऐलान किया उस प्रस्ताव में कि सरकार को चाहिए कि वो राम मंदिर का जो मसला है उसे अदालत के भरोसे ना छोड़े, ये अदालत नहीं कर सकती। संसद में कानून बनाकर आप सीधे सीधे राम जन्मभूमि जो है वो हिंदुओं को सौंप दीजिए, क्योंकि ये उनकी आस्था का सवाल है। तो ये एक प्रस्ताव पास होने के बाद इस आंदोलन ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी, और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए यात्रा शुरू की। सोमनाथ और अयोध्या, इन 2 जगहों का भी बहुत ही एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, सीधे सीधे हिंदू आस्था को देखते हुए। जब ये रथ यात्रा शुरू हुई तो इस रथ यात्रा ने बहुत ही सुर्खियां बटोरी। आडवाणी के जोशीले भाषण और जन समर्थन जो इस यात्रा को मिला, वो एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा अहम चैप्टर है, और आडवाणी को उस आंदोलन ने हिंदुत्व का नायक बना दिया। जैसा मैंने कहा कि जो एक बीजेपी की हिंदूवादी पॉलिटिक्स हो, या फिर वो कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, उसका चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी बन गए। और हिंदी पट्टी के राज्यों में तो बीजेपी का ग्राफ उस आंदोलन की वजह से बहुत ही जबरदस्त तरीके से पनपा था। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था उस यात्रा को, लेकिन उससे पहले एक जगह पर बिहार में समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव, जो कि एक बिल्कुल बीजेपी की पॉलिटिक्स के बिल्कुल उलट एक पॉलिटिक्स कर रहे थे आइडियोलॉजिकली, उन्होंने 23 अक्टूबर को उस रथ यात्रा को वहां रोक दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, और 30 अक्टूबर को जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक कार सेवा शुरू करने की जो बात थी, वो इस घटना के बाद खत्म हो गई। लेकिन लालू यादव भी नेशनल पॉलिटिक्स में एक चेहरा बन गए उस घटना के बाद, और लाल कृष्ण आडवाणी तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस आंदोलन ने न सिर्फ उन्हें बल्कि एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को भी एक बहुत ही फायदा पहुंचाया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब आते हैं सीधा 1992 पे। 1992 के दिसंबर में कार सेवा का ऐलान हुआ, और फिर 6 दिसंबर को जो हुआ वो इस देश की हिस्ट्री का हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो वो विवादित ढांचा था वो कार सेवकों ने ढहा दिया। 6 दिसंबर के दिन अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती, साध्वी रीतंबरा, ये तमाम नेताओं की मौजूदगी में हजारों कार सेवक जमा हुए। उस आंदोलन को लेकर मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, बड़ी बड़ी संस्मरण लोगों ने लिखे हैं,
मैं एक ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूं जो वहां पर थे और उन्होंने हालांकि बाद में अदालतों में ये कहा जाता रहा कि वो एक स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन था और वहाँ पर जो लोग जमा हुए उन्होंने आवेश में आकर उस गुंबद को गिरा दिया था। लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह से लोग बताते हैं कि बाकायदा गुंबद गिराने की वहाँ पर एक दिन पहले, 24 घंटे पहले रिहर्सल हुई थी। बाकायदा लोगों को ट्रेन किया गया था कि किस तरीके से ये इस सारे काम को अंजाम देना है। तो खैर 6 दिसंबर की घटना सब जानते हैं कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद के गुंबद गिरा दिए गए और वहाँ पर एक तरीके से राम मंदिर की स्थापना जो जिसे कहते हैं, हालांकि मामला अदालत में था, वहाँ राम मंदिर तो नहीं बन सकता था उस वक्त, लेकिन एक वादा जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र से लेकर अपने चुनावी भाषणों तक में लोगों से कर रही थी, एक तरीके से उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाया कि हम अपने इस वादे को पूरा करेंगे और एक ना एक दिन मंदिर भी बनवाएंगे। उस वक्त उस विध्वंस को लेके कई मुकदमे हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी आज भी उनमें से एक मुकदमा झेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उनकी पेशी हुई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आडवाणी की राजनीतिक शख्सियत का एक पहलू ये है कि वो हिंदुत्व का चेहरा होने के बाद भी उन्होंने 50 साल की अपनी लंबी संसदीय राजनीति में नंबर 2 पर बने रहना उन्होंने कभी नंबर 1 के लिए बीजेपी में दावा नहीं ठोका। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने। और पॉलिटिक्स में शुचिता नाम का जो शब्द आज खत्म हो गया है। आज आप देखते हैं कि कई आरोप लगने के बाद भी बेशर्मी से जो नेता हैं वो अपने पदों पर बने रहते हैं। लेकिन 1996 के एक हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया था और उन्होंने नाम आने के फौरन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो बाद में बरी हो गए, लेकिन उसे इंडियन पॉलिटिक्स में जो एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है कि किस तरीके से विवादों में आने के बाद एक राजनेता का जो रवैया होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जैसा लाल कृष्ण आडवाणी ने हवाला कांड में नाम आने के बाद किया था। लाल कृष्ण आडवाणी आज कहाँ है? लाल कृष्ण आडवाणी आज बीजेपी की सक्रिय राजनीति में कहीं नहीं है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद एक मार्गदर्शक मंडल बनाकर लाल कृष्ण आडवाणी को वहाँ भेज दिया गया। कुछ लोगों ने उसे उस वक्त डस्टबिन की संज्ञा दी थी कि जिन नेताओं को बीजेपी अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर करना चाहती है उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर लाल कृष्ण आडवाणी एक्टिव नहीं है, हालांकि उनकी उम्र अब 92 साल हो चुकी है, लेकिन उनका एक ब्लॉग है जिस पर वो गाए बगाए चीज़ें लिखते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन साल 2 साल पहले तक उनका हर ब्लॉग चर्चा में रहता था, वो जो भी लिखते थे। उनका लंबा सियासी अतीत और उनका जो लंबा अनुभव है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, उन्हें हम आज़ादी के बाद इस देश ने जिस तरीके से करवट बदली है, तरक्की के जिस पायदान तक ये देश पहुंचा है, उसके सबसे बड़े गवाह के तौर पर हम लाल कृष्ण आडवाणी को याद कर सकते हैं। राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़ी तमाम खबरें और यूपी से जुड़ी हुई हर खबर आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल यूपी तक पर। आप लगातार यूपी तक देखते रहिए।